नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म डिजायर टू लर्न में। इस वीडियो में हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, जहां पर इंडिया की जो रेफ्यूजी पॉलिसी है उसमें कई सारे लैप्सेस हैं। उसके बारे में एक रिपोर्ट में बात की गई है। किसने ये रिपोर्ट जारी करी है? क्या इंडिया को अपनी रेफ्यूजी पॉलिसी में बदलाव करने चाहिए? हमारे ऊपर, हमारे देश के अंदर जो रेफ्यूजीज आते हैं उनसे हमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं? कई सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में यहाँ पर हम कोशिश करेंगे डिस्कस करें। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखने की कोशिश करिएगा। काफी इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की हेडलाइंस कई सारी आई हुई है। अभी एक एक प्रोजेक्ट है या फिर एक संस्था है जिसका नाम है आजादी इंटरनेशनल, आजादी प्रोजेक्ट, और साथ में आपकी रेफ्यूजी इंटरनेशनल, ये दो संस्थाएं हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है। एक तरीके से जो आपके फॉरेन एनजीओ हैं उनका एजेंडा आप इसे बोल सकते हो। भारत को एक बार फिर से रेफ्यूजी के नाम पर या फिर रेफ्यूजी पॉलिसी के नाम पर घेरने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली इसमें इनके द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें इन्होंने ये बोला है अपने हिसाब से कि इंडिया की जो रेफ्यूजी पॉलिसी है उसमें कई सारे लैप्सेस है, कई सारी कमियां हैं। पहली बात तो अगर हमारे देश में कोई कमियां हैं तो हमारी सरकार उसको देखने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है। आपको हमारे मामलों में टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या उसमें बातें बताई है। चलिए, कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो आजादी प्रोजेक्ट नाम की एक संस्था है और साथ में आपकी रेफ्यूजीज इंटरनेशनल है, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें उनके हिसाब से इंडिया की जो रेफ्यूजी पॉलिसी वो ठीक नहीं है, उसमें कई सारी कमियां हैं जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले चूंकि यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिमों की उन्होंने बात करी है कि रोहिंग्यास के ऊपर जो पॉलिसी है उसमें कई सारी कमियां हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रोहिंग्यास हैं वो कौन है, किस देश के अंदर रहते हैं, या फिर उनका परसिक्यूशन क्यों हो रहा है। कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हम देखते हैं। तो रोहिंग्या एक एथनिक मुस्लिम कम्युनिटी, आप सभी पता है, आप अवेयर होंगे, न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इनके बारे में आइडिया होगा। कहां पर रहते हैं? म्यांमार के अंदर। इनको दुनिया का सबसे बड़ा स्टेटलेस पॉपुलेशन का एक ग्रुप माना जाता है। यानी कि स्टेटलेस का मतलब होता है कि किसी भी देश के इनके एक तरीके से रहने का इनके पास अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जहां के ये थे वहां की अथॉरिटीज ने इन पर इतना ज्यादा अत्याचार किया कि उस जगह को उनको छोड़ना पड़ा। उसके बाद से अलग अलग देशों में, खास करके अपने पड़ोसी देशों में ये आकर बस गए। इंडिया के अंदर भी हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम्स इलीगली रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? लार्जेस्ट दुनिया की स्टेटलेस पॉपुलेशन है ड्यू टू म्यांमार रिफ्यूजल टू ग्रांट देम सिटीजनशिप। यानी कि म्यांमार जो उनका खुद का देश है वही उनको क्या कर रहा है? सिटीजनशिप देने से मना कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड था। अब आगे इनका परसिक्यूशन हुआ, वहां पर कई सारे इनके ऊपर वायलेंसेस हुए। इसमें कई सारे जीनोसाइडल कैंपेन्स भी चलाए गए थे। कहा जाता है कि जो म्यांमार की आर्मी है उन्हीं के द्वारा यहाँ पर कई सारे अत्याचार हुए थे, और उसमें लाखों या फिर हजारों, हम बोल सकते हैं हजारों वहां पर जो रेफ्यूजीज हैं या फिर हजारों रोहिंग्याज हैं उनकी वहां पर जान चली गई थी। इसके अलावा जब वो गलत तरीके से इलीगली किसी देश में एंटर करने की कोशिश करते हैं समुद्र के थ्रू, तो वहां पर भी कई सारे लोग नाव में समुद्र में डूबकर मर जाते हैं, नाव पलट जाती है। तो और भी कई सारे रीजंस होते हैं। तो बांग्लादेश के अंदर भी कई सारे लोग रह रहे हैं, इंडिया के अंदर भी रहे, अलग अलग देशों में, यूरोपियन कंट्रीज ने कुछ को शरण दी है, कहीं अमेरिका में जाकर भी रह रहे हैं, लेकिन बहुत कम नंबर है। इंडिया या फिर जो म्यांमार के पड़ोसी देश हैं वहां पर इसका संकट ज्यादा बड़ा है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये अभी कहां है? अपने नेबरिंग कंट्रीज में भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी आर्मी उनके ऊपर अत्याचार कर रही है कई दिनों से, ये या फिर कई सालों से हम कह सकते हैं। ये हॉट टॉपिक है। अब जो ग्लोबल रेफ्यूजी हैं उसमें अगर देखें तो नियरली 2.8 मिलियन क्या है? रोहिंग्यास हैं। अलग अलग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, खास करके बांग्लादेश, मलेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया, ये 4 देश हैं जहां पर इनका नंबर सबसे ज्यादा देखा जाता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब इंडिया के अंदर अगर देखें तो एक रिपोर्ट के अनुसार, ये हमें पता ही है कि 22,500, एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 22,500 रोहिंग्यास हैं। लेकिन जब मैं दिल्ली रहता था, या फिर दिल्ली, अगर आप कोई रहता है आप में से कोई दिल्ली का हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको अक्सर वहां पर रोहिंग्यास दिखेंगे। अब इनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता। क्यों? क्योंकि बंगाली, कई सारे जो रोहिंग्या मुस्लिम है वो बंगाली लैंग्वेज बोल लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो थोड़ा सा बंगाली सीख लेते हैं, तो इस वजह से इनको पहचानना मुश्किल होता है। और उनका जो दिखना, इनके जो दिखने का वो भी है, जो इनका अपीयरेंस है वो भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो इंडियंस में घुल मिल जाते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको पहचानना। लेकिन यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार 22,500 जो रोहिंग्या है वो इंडिया में रह रहे हैं। लेकिन उनको कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे लेक ऑफ लीगल स्टेटस। ऑब्वियसली बात है, हमारे देश में वैसे इतनी पॉपुलेशन है तो इनको भी हम क्यों स्टेटस दें, पॉपुलेशन या फिर सिटीजनशिप का स्टेटस क्यों दें। इसके अलावा आर्बिट्ररी इनका डिटेंशन भी किया जाता, कई जगह इनको जबरदस्ती बंद करके रखा जाता, ऐसा आरोप है। लेकिन मुझे नहीं लगता इंडिया जैसा देश जो हर तरीके से अलग अलग दुनिया के जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं
चाहे वो इतिहास में उठाकर आप देख लो, वहां पर उनको अगर रहने का मौका देते हैं तो हमने इनको भी कई सारी सुविधाएं दी है। और साथ में ह्यूमन राइट का वायलेशन भी इनका होता है, ऐसा आरोप है इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के ऊपर। तो मैंने आपको क्या बोला, जो वेस्टर्न एजेंसीज है वो हमेशा अपना प्रोपोगेंडा चलाते रहते हैं और इंडिया को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। अब थोड़ा सा हम, जो रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया के अंदर जो रेफ्यूजी पॉलिसी या फिर रेफ्यूजी को लेकर उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल आपने सही है, इंडिया के कोई भी ऐसा लीगल कोई कानून हमारे देश में नहीं है जो रेफ्यूजीज को क्या करता हो, उनको डील करता हो, रेफ्यूजीज की जो क्राइसिस है या फिर रेफ्यूजीज से डील करता हो। और साथ में इंडिया रेफ्यूजी कन्वेंशन और जो आपका 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1961 का जो रेफ्यूजी प्रोटोकॉल है, हम इन दोनों के भी सिग्नेटरी नहीं है। तो हमारे ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हम रेफ्यूजीज को अपने देश में रखेंगे ही, लेकिन फिर भी रोहिंग्यास अपने कई बड़ी मात्रा में हमारे देश के अंदर रहते हैं। उसके अलावा जो हमारे देश में गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इनको मतलब हम कैसे डील करते हैं, तो हमारे देश के अंदर 2 एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट 1946 का और साथ में पासपोर्ट एक्ट। इसमें इनको इलीगल इमिग्रेंट बताया गया है, मतलब अलग अलग एक्ट में। और हमारे देश में अलग अलग केसेस की सुनवाई के दौरान हमारी जुडिशरी ने भी ये बोला है कि बेशक रोहिंग्यास परसिक्यूटेड है, लेकिन अगर वो किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो फिर हम उनको हमारे देश से बाहर भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो ठीक से रहते हैं, जो भी आपके रेफ्यूजीज हैं वो अगर ठीक से रहते हैं, शांति से रहते हैं, तो उनको रहने दिया जाना चाहिए। तो ये हमारा स्टांस है। और जो सिटीजनशिप एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, उसमें इनको एक्सक्लूड किया गया है। आपको पता ही है उसमें मुस्लिमों को कोई जगह नहीं दी गई है। तो उसमें रोहिंग्या, चूंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन फिर भी हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें इनको शामिल नहीं किया गया था। अब इंडिया की जो रेफ्यूजी पॉलिसीज है उसमें कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे लीगल वैक्यूम, मैंने आपको बोल दिया, कोई कानून नहीं है जिससे हम इस तरीके के मुद्दों को डील कर सके, तो हमें जरूरत है ऐसा कानून बनाने की। साथ में डिटेंशन एंड लिविंग कंडीशंस का भी कई सारा मुद्दा बनाया जाता है कि उनको जबरदस्ती रोक कर रखा जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे और अच्छे से ह्यूमन कंडीशंस उनको नहीं दी जाती। अब ऐसे तो हमारे देश के नागरिक भी हमारे देश में कई सारे ह्यूमन कंडीशन में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको जगह दे रहे हैं। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी कई सारे कंसर्न्स होते हैं हमारे, बिल्कुल होते हैं। कई सारे रोहिंग्यास इलीगल एक्टिविटीज और जो ड्रग्स एंड नार्को जो बिजनेस है उसमें इन्वॉल्व है, जिससे हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा होता है। तो ये भी हमारे लिए कंसर्न है। इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी कॉन्स्टेंट है, कई सारी सिविल सोसाइटीज या फिर एनजीओ का ऐसा मानता है कि सरकार हमें रोहिंग्यास की ठीक से हेल्प नहीं करने देती, लेकिन अगर ये और वो दोनों मिलकर हमारे देश के खिलाफ काम करने जाएंगे तो हम उनको कैसे हेल्प करें। तो ये सरकार का अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू है। और कई सारी एक्सक्लूजनरी इनके लिए पॉलिसीज अपनाई जाती, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सारे क्या है, इंडिया के अंदर जो रोहिंग्या पॉलिसी है उससे रिलेटेड इशू है। अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है, वे अहेड अगर हम देखें तो इसमें हमें एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क सबसे पहले तो बनाना चाहिए, जिससे एक प्रॉपर हमारी पॉलिसी हो रेफ्यूजी क्राइसिस को डील करने की। इसके अलावा जो उनकी लिविंग कंडीशन है, बिल्कुल एक मानवीय तौर पर हम उनको क्या कर सकते हैं, अच्छी कंडीशन दे सकते हैं। इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में आता है, जो सबसे हाईली जो स्पीड है उससे ग्रो कर रही है, तो हम इतना तो मदद कर ही सकते हैं। हमारे जुडिशियल ओवरसाइट को हमें बढ़ाना चाहिए ताकि उन पर प्रॉपर नजर रखी जा सके, उन पर नजर रखने का कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जा सकता है। और साथ में जो कम्युनिटी है उसका इन्वॉल्वमेंट बनना चाहिए ताकि वो भी अच्छे से उनके साथ घुल मिल सके और साथ में कोई गलत काम हो रहा हो तो उस पर नजर रख सके। और साथ में जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, जैसे म्यांमार की समस्या है तो म्यांमार से बातचीत करके हम रोहिंग्यास को वापस उनके देश में भेज सकते हैं, या फिर उनके लिए कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल सकते हैं जहां पर जो उस देश के रोहिंग्या से वापस ठीक से पीसफुली अपने देश में रह सके। अब कंक्लूजन में मैंने आपको बता दिया, वे फॉर्मेट में हम कर सकते हैं कि अपने देश की एक पॉलिसी हो जहां पर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सभी लोगों की मदद करें और साथ में हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो किसी भी तरह से उसको कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। तो चलिए, ये सारी बातें थी इस मुद्दे को लेकर। आपका क्या मानना है, क्या रोहिंग्यास को हमारे देश में जगह देनी चाहिए क्या, या फिर इनको बाहर कर देना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप इसमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहूंगा आप इस बारे में किसी अपनी क्या राय रखते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एक ट्रॉफी हुई थी जिसका नाम था संतोष ट्रॉफी, उसको किसने जीता है? आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, केरला, मोहन बागान या फिर नन ऑफ दी अबोव। तो कमेंट में इसका आंसर जरूर करिएगा और अपना ओपिनियन देना मत भूलना, क्योंकि आपके ओपिनियन से हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारे देश के जो यूथ है वो एक अपने देश का जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला मुद्दा है उसके बारे में क्या सोचता है। और साथ में ये भी बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस हम आपके लिए इसी तरह लाते रहें। हमारी पहल कैसी है, हमारे वीडियोस को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।